Assalamualaikum class, here Samreen. Today we are starting the new lecture that is about mitochondria and other organelle that is present in eukaryote cell. ठीक है जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है ये क्लास। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन में ये आता है क्लास के ये हम बोलते हैं कि एनर्जी जनरेटिंग एक हाउस है, पावर हाउस का नाम भी इसको हम देते हैं। तो एनर्जी जो कि सेल को अपने मैकेनिज्म चलाने के लिए जरूरी होते हैं, जैसे उसने रेस्पिरेशन भी करनी है, उसने मेटाबॉलिज्म भी करनी है, ठीक है, उसके साथ साथ उसके अंदर और भी रिएक्शंस, डीएनए का कंट्रोल है, डीएनए को डिवाइड करवाना है, ये सारे के सारे रिएक्शंस जब उसने करवाने हैं, सारे प्रोसेसेस उसने चलाने हैं, तो उसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। जैसे आपके पास एक फैक्ट्री होती है, उसके अंदर जितने वर्कर्स होते हैं तो उनको पे मिलती है, वो उनकी एनर्जी है, ठीक है, उन्होंने जो अपना यूटिलाइज किया वो उनको पे बैक मिला। लेकिन क्या होता है जो सेल है अब उसके अंदर भी छोटे छोटे काम अलग अलग हो रहे होते हैं, उन सबको उसके हर एक छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं, उनको उसको चलाने के लिए भी कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? वो ऑर्गेनेल जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है उसको हमने नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है जी क्लास, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनेल है। ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने आपके सेल के अंदर जितने काम हो रहे हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है जी, पावर हाउस का मतलब जैसे हमारे पास बिजली घर होते हैं ना, तो वैसे ही आपके पास ये जो इसके अंदर जो एनर्जी जनरेटिंग सिस्टम है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पे भी आपको डायग्राम प्लेस किए, साथ साथ भी आपको डायग्राम दिखाती हूं ताकि इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की आपको डिटेल में समझ आ सके क्लास। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना क्लास, तो इसमें एक सिंपल सी डायग्राम आपको बना के दिखाती हूं कि एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं क्लास। ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स, एक वो होगी जो आउटर है और एक उसके अंदर जो है वो एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। अब ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन। उसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन। लेकिन इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एक और तरह की आपको स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। उसके अंदर कैसे आपको मिलेगा कि ये जैसे मैंने एक डॉट्स ड्रॉ किए यहाँ पे, इसके अंदर क्या होता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसने अपने आप को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, अंदर की तरफ उसने अपने आप को मोड़ लेना है। कैसे कि यहां से आपके पास जो है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूं कि जैसे ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन स्ट्रेट थी, इसने अपने आप को अंदर की तरफ टर्न किया, अंदर की तरफ फोल्ड किया, तो इनवर्ड जो फोल्डिंग बनाएगी उसको हम बोलते हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन क्लास। ठीक है जी, ये ऐसे करके अपने आप को फोल्ड करती है। कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? अब ये आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या हो गई? इनर मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये जो जहां से ये फोल्डिंग बनाती है, जहां से इसके बल बन रहे होते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्लास क्रिस्टी। ठीक है, आपने एक और वर्ड्स भी यहां पे हमने डिस्कस किए थे। सिस्टर्ना जो है वो गोल्जी के अंदर होता है, सिस्टर्ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होता है, लेकिन अंदर जब इसकी इनवर्ड फोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की तो उसको हम नाम देते हैं क्रिस्टी। ठीक है, तो ढेर सारे जहां पे भी इस मेम्ब्रेन ने अंदर को इनफोल्डिंग बनाई है उस फोल्डिंग को आप क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इनफोल्डिंग यानी जो फोल्ड कर रही है मेम्ब्रेन वो किस साइड पे कर रही है? वो मेम्ब्रेन अपने अंदर जो है वो टुवर्ड इनसाइड फोल्ड कर रही होती है, इसलिए हम बोलते हैं इनफोल्डिंग। अब आ जाते हैं कि क्लास इन दोनों मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पे। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी कंपोजिशन तो ऑल टू ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फास्फोलिपिड जितनी उसके होंगे परसेंटेज में, तकरीबन इधर भी वैसे ही होते हैं। लेकिन एक चीज जो उसकी इनर मेम्ब्रेन है ना क्लास, उसमें कंपोजिशन अगर आप आउटर इनर को कंपेयर करेंगे तो कंपोजिशन में डिफरेंस आता है। वो इसलिए होता है, ये नहीं है कि ये फास्फोलिपिड बाइलेयर नहीं है, फास्फोलिपिड बाइलेयर ही है, लेकिन
इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते। दूसरा, इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते होंगे जो आउटर मेम्ब्रेन में नहीं आते, तो हम इसको बोलते हैं जो इनर मेम्ब्रेन है वो इससे डिफरेंट क्यों है। एक, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ने हमने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं तो उसको हम एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन, तीसरे, इस तरह एक चेन की सूरत में होता है सारा सिस्टम, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब आ जाते हैं, अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया तो अब इसके अंदर जाते हैं क्लास। ये जो आपके पास फोल्डिंग है ना, यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे बिल्कुल मैच स्टिक होती है, माचिस की जैसे तीली होती है, उसके ऊपर बारूद लगा होता है, बिल्कुल वैसे ही इसकी इनफोल्डिंग पे यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। और ये कहां प्रेजेंट है, ये इनर मेम्ब्रेन में है। और F1 पार्टिकल को दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट इज ऑक्सीसोम। ठीक हो गया। अब आते हैं क्लास के, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल रहे हैं, जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है वहां पे डिफरेंट प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन। एक प्रोटीन, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5, ऐसे करके ये एक सीक्वेंस में होता है। इसके साथ ही यहां पे F1 पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। ये जो प्रोटीन है ये एक स्ट्रेट चेन बना रही होती है, इसलिए इसको बोलते हैं चेन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, लेकिन इस चेन के जरिए क्या चीजें जाएंगी, इसकी चेन के जरिए इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा यहां से यहां आगे जाता जाएगा, दिस इज द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, वो क्या होता है हम डिटेल से जब देखते हैं आगे। अब इसके अंदर जब आप मजीद इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी जाते हैं ना क्लास, तो इसके अंदर आपको मिलता है जगह जगह पे सर्कुलर डीएनए, जो इसका अपना डीएनए होता है। और डीएनए की प्रेजेंस ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके पास ये जो ऑर्गेनल है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, अपने आप को डिवाइड कर सकता है। जहां पे डीएनए मौजूद होता है वहां पे उसके साथ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये भी आपके पास उसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक क्लास, अब आ जाते हैं ये जो राइबोसोम्स हैं ये कितने उसके होंगे, मतलब इनका क्या स्वेडबर्ग यूनिट के साथ इनका क्या वेट होगा। तो जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं वो फिक्स होता है। आपके पास जो राइबोसोम है वो कितना होगा, 55S प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। ठीक हो गया क्लास। अब इसके साथ क्या है, ये जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम और डीएनए इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि इसके अंदर भी प्रोटीन्स बनती होंगी। ठीक हो गया। अब क्लास यहां से देखें कि ये जो है दरमियान से एक इनर मेम्ब्रेन है या आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो दरमियान में स्पेस बन रही है इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर। अब इसके साथ आपके पास इनर मेम्ब्रेन भी एक खाली जगह प्रेजेंट है, ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है इसको हम नाम देते होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्लियर। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनका काम क्या होता है, इनका काम है जब आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस होनी होती है तब जाके जो है वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और फिर उनको हम जो है वो वापस हाइड्रोजन फोटॉन्स आते हैं और उनको वापस इस मैट्रिक्स के अंदर भेजा जाता है और उसके जरिए जो एनर्जी रिलीज होती है उसके साथ आप एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि क्या है आपके पास एटीपी। क्लास, डीएनए होने की वजह से सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, F1 पार्टिकल होने की वजह से एक और चीज, जो F1 पार्टिकल है ना इसके अंदर स्पेशल एंजाइम होता है जिसको आप बोलते हैं एटीपी सिंथेज। क्या चीज होगी इसके अंदर, एटीपी सिंथेज।
अब इसके स्ट्रक्चर के साथ इसके फंक्शंस को भी डिस्कस करते हैं क्लास। सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेगा? आपको मैंने बोला कि इसके पास क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री मौजूद है। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, जो कि आपके पास क्या है 55S है। S डिनोट द स्वेटबर्ग, ठीक है। और ये आपको पहले बताया था कि जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं उनके साथ ये जब हैंग ओवर होता है सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के अंदर, तो एक स्पेसिफिक जो है वो उसकी ग्रेविटी और डेंसिटी की बेस पे एक जगह पे स्टैंड कर देता है, जिसको आप बोलते हैं, उसको हम 55S। इस स्पीड के साथ ये सेडिमेंट होता है, तो हम इसको नाम देते हैं 55S का। ये भी दो लार्जर स्मॉलर सब यूनिट्स ही होते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, डीएनए इसके पास मौजूद है। डीएनए ने अपने अंदर से क्या बनाना है? माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए ने किधर जाना है? प्रोटीन फैक्ट्री के पास, राइबोसोम के पास, और यहां से इसने प्रोटीन्स बना लेनी है। अब इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो बोलते हैं, लेकिन ये सेमी ऑटोनोमस होता है। व्हाट इज सेमी ऑटोनोमस? मीन्स टू से कि एक्टिंग इंडिपेंडेंटली टू सम डिग्री। कुछ हद तक ये अपने काम कर सकता है, लेकिन ऑल टू ऑल कमांड इसके पास नहीं होती है क्लास। मीन्स टू से कि ये जुजवी या पार्शल जो है वो अपनी चीजें बना सकता है, अपनी प्रोटीन्स बनाता है, लेकिन टोटल जितनी प्रोटीन इसकी ऑर्गेनेल्स को चाहिए होती है वो सारी इसके अंदर नहीं बनती हैं। जब भी नीड होगी सेल के अंदर, अगर एनर्जी बढ़ानी है, सेल को चाहिए ज्यादा एनर्जी और एक माइटोकॉन्ड्रिया उस पर पूरा नहीं उतर रहा, तो फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बन जाता है, एनर्जी मजीद बढ़ा ली जाती है। इसके अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, सारी की सारी जो प्रोटीन्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को वो खुद नहीं बनाता। उसमें से सिर्फ 10 to 15% ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया बना के अपनी बॉडी के अंदर यूज करता है। बाकी सारी प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनाई जाती हैं और फिर उनको इसके अंदर जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, इसकी तरफ भेजा जाता है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर आता है एटीपी प्रोडक्शन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज द पावर हाउस, ठीक है। अब आपके पास ये जो एटीपी प्रोडक्शन है वो कैसे होगी? यहां से इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा कि हम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं और एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद ग्लूकोज जो छोटे छोटे इंटरमीडिएट्स में तब्दील होता है, फिर उस इंटरमीडिएट को हम माइटोकॉन्ड्रिया को देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? वो इंटरमीडिएट कौन सा होता है? NADH, ठीक है। NADH क्या होगा? NADH अब हिडन एनर्जी मॉलिक्यूल है, उसको इस हाइड्रोजन को हमने पंप करना है, जो फोटोन आपको मिला था इस मेम्ब्रेन के अंदर, और फिर उसकी वजह से जो एनर्जी वो रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी वजह से आपके पास क्या बनती है? ATP बनती है। कैसे बनेगी क्लास? कि ये यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल ये एक मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे इसके साथ ये क्या प्रेजेंट है? F1 पार्टिकल। ये इनसाइड है, किसकी? मैट्रिक्स साइड है, और इसके साथ ये कौन सी है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। ITM लिख लेते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब क्या होगा कि यहां से ये जो आपके पास हाइड्रोजन इधर मूव करके आया था, उस हाइड्रोजन को हमने फोटोन को, ये F1 पार्टिकल्स ऐसा रास्ता होता है जहां से ये हाइड्रोजन मूव करता है, ऊपर जाता है। फिर हमने एक इधर डिस्कशन की कि इसके पास क्या होता है? अपना ही एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं ATP सिंथेज। जैसे ही हाइड्रोजन यहां से इधर जाता है तो इसने एनर्जी इतनी रिलीज करनी है क्लास। कौन सी एनर्जी? इसने जितनी एनर्जी रिलीज करेगा, यहां से जो ATP सिंथेज है वो ADP के साथ एक फॉस्फेट अटैच करवाता है, किसमें चेंज कर देगा? एक पैकेट ऑफ एनर्जी जो है वो बना देता है, दैट इज ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। कहां से कैसे बनी ये एनर्जी? जो इसने दी, उसने उस फास्फेट को ADP के साथ अटैच करवाने में कामयाब हो गया। इतनी एनर्जी थी कि वो लगा सकता है फास्फेट को, इनऑर्गेनिक फास्फेट को, और उसकी वजह से बन गया आपके पास ATP। यू कैन से जहां जहां पे आपके पास ऑक्सीजोम या F1 पार्टिकल्स मौजूद होंगे, वहां वहां आपके पास ATP सिंथेसिस हो सकती है, वहां पे ATP प्रोड्यूस होगी। फिर आपके पास आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। भी ऐसे ही है कि जब सेल ने ब्रेक डाउन करनी होती है ग्लूकोज की, तो उस टाइम में ये इन्वॉल्व होता है। उसने जो एनर्जी देनी है, पहले सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है।
जब भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज को किस में चेंज किया जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में फास्फेट एक लगाई जाती है, उस टाइम भी एक एटीपी ब्रेक की जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो डिटेल से डिस्कस किया। और फिर उसके बाद जब ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनाया जाता है और इसको अल्टरनेट किया जाता है, 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फिर 1,6 बाईफास्फेट बनाया जाएगा। 1,6 बाईफास्फेट बनेगा तो 2 फास्फेट लगानी है, यहां पे भी एक एटीपी ब्रेक होगी। एक ऑलरेडी लगी हुई थी जो पहले में ब्रेक की, दूसरी यहाँ पे लग गई जिसके साथ एक और एटीपी ब्रेक हुई। और ये भी आपके पास क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन है जिसमें एटीपी यूटिलाइज हो रही है। अब एटीपी जो यूटिलाइज हो रही है वो कौन देगा, वो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया देता है एनर्जी बना के। जो इस फॉर्म में इसने बनाई है ये आगे जाके टूटेगी, इसके अंदर जो बॉन्ड 3rd फास्फेट का लगा हुआ है वो ब्रेक होगा और वहां से एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी कहाँ यूज होगी, इस रिएक्शन को चलाने में। ठीक हो गया। फिर आपके पास आ गया सेमी रेप्लिकेटिंग है और सेमी रेप्लिकेटिंग या सेमी ऑटोनोमस है। ये हमने डिटेल किया है कि सेल्फ रेप्लिकेट कैसे कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द एनर्जी दैट इज नीड बाय द सेल। अब उसके बिहाफ पे ये डिवाइड करेगा क्लास और डिवीजन के साथ साथ अपनी कुछ हद तक कमांड रखता है, लेकिन टोटल कमांड जो है वो इस ऑर्गेनेल के पास नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पार्शियल एनर्जी, पार्शियल ऑर्गेनेल या आपके पास सेमी ऑटोनोमस, नीम खुदकार जो है वो ये एक ऑर्गेनेल होता है। आज का लेक्चर जो है वो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया के अबाउट रहा। होप सो आपको इसके अंदर जितना कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।